हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक कुमार, नेट जस्ट एंड गेट क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। मीन्स अगर किसी भी अननोन कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम किसी भी अननोन कंपाउंड में प्रेजेंस फंक्शनल ग्रुप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई भी अननोन कंपाउंड है तो अननोन कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के बाद अगर हमें पीक 1650 से लेकर 1950 के बीच में मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि अननोन कंपाउंड के अंदर कार्बोनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। और ये कार्बोनिक कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एस्टर, एमाइड, क्यूनोन एक्सेप्ट, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनिक फंक्शन प्रेजेंस होगा उसकी पीक हमें इस रेंज में मिल सकती है। बट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन कंपाउंड की जो होती है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिससे उस कंपाउंड की यानी कि उस फंक्शनल ग्रुप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी या तो हाई जोन में जा सकती है या लो जोन में जा सकती है, यानी कि कम भी हो सकती है या लो भी हो सकती है। और ये फैक्टर होते हैं लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट एंड स्टेक इफेक्ट। अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड के स्ट्रक्चर की तो दो टाइप्स हो सकती है, लाइक दिस वन एंड टू। तो हम बात करते हैं पहले फैक्टर की। अगर हम मान के चलें इफ़ R1 एंड R2 आर प्लस आई इफेक्ट, यानी कि अगर ये दोनों R1 और R2 कोई भी ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, द स्ट्रक्चर टू इज फेवर, यानी कि अगर हम मान के चलें कि ये R1 एंड R2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी, इस फंक्शनल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर होगी हम उसको फेवर करते हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन R1 एंड R2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, इजी इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इजीली आ जाएगा। इस केस में क्या होगा कि इन दिस कंडीशन इसमें क्या होगा कि जब ये स्ट्रक्चर से वन स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर टू में चेंज होती है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो दो बॉन्ड थे वो वन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स कांस्टेंट था यहाँ पे हाई था और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट लो हो गया। तो इसी वजह से इन दिस कंडीशन फोर्स कांस्टेंट इज लो एंड वी नो दैट कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होगी, और अगर फोर्स कांस्टेंट कम है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही कम होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब R1 एंड R2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो फोर्स कांस्टेंट इज लो एंड एब्जॉर्प्शन अकर एट लोअर वेव नंबर। तो उसी वजह से क्या होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें क्या मिलेगी, लो जोन में मिलेगी। हम बोल सकते हैं कि अगर इस कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी हमें 1750 की पे मिलती है, और अगर ये दोनों को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमें 1745 से या 1718 के आसपास मिल सकती है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट की वजह से जब वीक होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो जोन में जाएगी। अगर हम माने कि इफ R1 एंड R2 आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द स्ट्रक्चर वन इज फेवर। अगर हम मान के चलें कि ये R1 एंड R2 दोनों हों ऐसे हों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि इसके बीच में जो होगा फोर्स कांस्टेंट वो इंक्रीज होगा, और जब फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उस केस में क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट इज हाई एंड एब्जॉर्प्शन अकर एट हायर वेव नंबर। तो इसी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के बोथ साइड में तो उस केस में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं इसके अलग फैक्टर की। इफ कार्बोनिल स्ट्रक्चर फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में प्रेजेंस है तो उस केस में क्या होगा कि कॉन्जुगेशन की वजह से जैसे ये पाई बॉन्ड इस बॉन्ड पर शिफ्ट होंगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इजीली कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड वी कैन सी दैट कि यहाँ पे क्या होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे क्या है, वन बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होता है और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट लो हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होगा कि अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में प्रेजेंस है तो वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट कम होगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी
कम होगी। लेकिन अगर कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड किसी भी सैचुरेटेड ग्रुप में प्रेजेंस होगा तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी वजह से अगर वो अनसैचुरेटेड के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो होगी कंपेयर टू सैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। इसी तरह हम अगर बात करते हैं कि एविल कीटोन शो सीओ स्ट्रेचिंग absorption at a lower wave number as compared to aliphatic ketone। क्योंकि अगर कार्बोनिक कंपाउंड किसी भी एरोमेटिक ग्रुप से अटैच होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा या बोल सकते हैं वहाँ पे रेजोनेंस होगा, और उसी वजह से उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी एज कम्पेयर टू एलिफेटिक कीटोन। क्योंकि एलिफेटिक कीटोन में क्या होगा, ना तो कोई भी कॉन्जुगेशन होगा ना भी कोई भी रेजोनेंस होगा। तो इसी वजह से एलिफेटिक कीटोन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और जबकि एविल कंपाउंड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लो होगी। अच्छा, हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है और कीटोन है, तो हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 1750 पे मिलती है, एसिटाल्डिहाइड की 1745 पे मिलती है, और कीटोन की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें 1718 पे मिलती है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगी, यहाँ पे क्या है, रेफरेंस ग्रुप अटैच है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, यानी कि मिथाइल इधर, इधर भी मिथाइल। तो यहाँ पे क्या है, इसी वजह से जैसे जैसे इस ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते जाते हैं, उसी वजह से इनकी जो फोर्स कांस्टेंट होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में वो डिक्रीज होता जाता है, एंड इसी वजह से इनकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो लो जोन में जाती है। क्योंकि अभी हमने बताया था कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से अलग अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी लो होगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी लो होगी। जैसे यहाँ पे 1750 थी, फिर उसके बाद लो हो गई 1745, और यहाँ पर 1718 पे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो कीटोन कंपाउंड जो होता है, कीटोन एग्जिट इन इक्विलिब्रियम विद देयर इनोलिक फॉर्म, यानी कि जो कीटोन होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंस होता है, यानी कि कीटोन एंड इनोलिक। यानी कि अगर इसका हाइड्रोजन इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाए, वो वाला जो हाइड्रोजन होगा लाइक दिस, यहाँ पे हम दो एक्स बना लें, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, उसके ऑक्सीजन अटैच है हाइड्रोजन पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनोल फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं कि कीटोन जो होता है वो दो फॉर्म में इन्वॉल्व होता है, कीटोन एंड इनोल। बट हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो कंपाउंड कार्बोनिल है वो किस फॉर्म में है, कि कीटोन फॉर्म में है या इनोल फॉर्म में है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी पी की हेल्प से। द इनोलिक फॉर्म कैन बी डिटेक्ट बाय ए word bank in the bonded OH region and another at a very low CO stretching frequency. Lower the value of the carbonyl frequency, greater is the enolic content in equilibrium. Because अगर हमें किसी भी कंपाउंड यानी कि किसी भी कार्बन कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी लो जोन में दिखती है तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड जो होगा वो इनोलिक फॉर्म में होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो फोर्स कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो बॉन्ड है। जबकि हम बात करें यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, वन बॉन्ड है। तो जब दो बॉन्ड वन बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर हमें वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी लो जोन में मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड है कार्बोनिक कंपाउंड वो किस फॉर्म में है, इनोलिक फॉर्म में प्रेजेंस है। ऐसे अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल की, हमारे पास यहाँ पे तीन एग्जांपल हैं। इन तीनों की अगर हम वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो इसकी यहाँ पे 1745, यहाँ पे 1723, और यहाँ पे क्या है 1702। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, एक इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से इसकी वो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1745। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। वो जो कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो प्लस आई इफेक्ट होता है उससे ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से क्या होगा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो जोन में जाएगी, 1745 से क्या हो जाएगी 1723। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, दोनों इफेक्ट होते हैं, कॉन्जुगेशन भी होता है और प्लस आई इफेक्ट भी होता है। तो इसी वजह से इस जो कार्बोनिक कंपाउंड की जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा क्या होगी, लो जोन में जाएगी। अगर हम बात करते हैं इन साइक्लिक कंपाउंड कि अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंस है तो जैसे जैसे उस रिंग का साइज डिक्रीज होगा तो उस रिंग में क्या होगा, स्ट्रेन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा।
लेकिन जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है तो इस कार्बोनिल ग्रुप के जो एस करैक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे। और जैसे जैसे एस करैक्टर इंक्रीज होगा तो जो फोर्स कोएफिशिएंट है वो भी इंक्रीज होगा, और जब फोर्स कोएफिशिएंट इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज। तो ये ध्यान रखना है कि अगर रिंग का साइज बड़ा है और वो अगेन स्मॉल जोन में जाता है, यानी 5 मेंबर से 4 मेंबर में और 4 मेंबर से 3 मेंबर में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि जैसे जैसे रिंग का साइज स्मॉल होगा तो वहाँ पे रिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ होगा कि इस ग्रुप के बीच में जो एस कैरेक्टर होगा, एस परसेंटेज का वो इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे लो है तो यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड वी नो दैट कि जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि फोर्स कोएफिशिएंट इंक्रीज होगा। और जब फोर्स कोएफिशिएंट इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज। ऐसे हम बात करते हैं कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड किसी बेंजीन से अटैच है और बेंजीन की पैरा पोजीशन पे 3 अलग अलग ग्रुप अटैच है, जैसे ये हो गया एमीन ग्रुप, ये हो गया मिथॉक्सी ग्रुप और ये है मिथाइल ग्रुप। तो हम बात देख यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो है 1677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये है 1684 इनवर्स, एंड जो है 1693। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जब NH2 ग्रुप इस पैरा पोजीशन पर अटैच होगा तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होता है और माइनस आई इफेक्ट भी होता है। अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट भी है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। तो हम बात करते हैं कि इसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इस कंपाउंड से लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों पे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर अटैच है, यानी कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो सीरीज होती है वो होती है एफ की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन सबसे लो, इन तीन कंपाउंड, इन तीन एलिमेंट के अंदर। तो जब यहाँ इस पोजीशन पर नाइट्रोजन अटैच होगा तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। हम बोल सकते हैं कि यहाँ के जो लोन पे हैं वो कॉन्जुगेशन में ज़्यादा जाएंगे, और जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो कम होगा। तो इसी वजह से जब जो लोन पे मैक्सिमम कॉन्जुगेशन में जाते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स कोएफिशिएंट है वो लो हो जाता है। तो इसी वजह से जो इसकी पीक होगी वो हमें ये मिलती है। लेकिन जैसे बेंजीन के पैर पोजीशन पे कोई भी ऑक्सीजन वाला ग्रुप अटैच होता है तो वी नो दैट कि जो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लोन पेयर इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में जाए तो वो एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट थोड़े लो होते हैं। तो इसी वजह से इनके बीच का जो फोर्स कोएफिशिएंट होता है इससे कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्जुगेशन में लोन पेयर जाते हैं वो जो इस ग्रुप में जो लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में जाते हैं वो इसके कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा कॉन्जुगेशन में जाते हैं और इसमें थोड़े कम कॉन्जुगेशन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट कम है। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कम है जबकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो इसी वजह से इस कंपाउंड की जो पीक होती है वो हाई होती है दैट इस कंपाउंड के कंपेरिजन में। अगर हम बात करते हैं अगर इस कंपाउंड के पोजीशन पर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो ये केवल क्या है, प्लस आई इफेक्ट। लेकिन जो प्लस आई इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसी वजह से इनके बीच का जो फोर्स कोएफिशिएंट है वो उतना ज़्यादा कम नहीं होता इन दो कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से इस कंपाउंड की जो पीक होती है वो इन दोनों से ज़्यादा मिलती है। अगर हम बात करें कि अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है और उस कार्बन कंपाउंड के अगर हम अल्फा पोजीशन पे बोथ साइड ले लो या अलग ले लो, इन अल्फा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वी नो दैट कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बनिक कंपाउंड से अटैच होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स कोएफिशिएंट होता है वो इंक्रीज होगा, और जब फोर्स कोएफिशिएंट इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आल्सो इंक्रीज। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि अगर कोई भी कार्बनिक कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या होगा कि इस कंपाउंड यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि ये बॉन्ड होंगे वीक जोन में जाएंगे, वीक होंगे यानी कि फोर्स कोएफिशिएंट भी वीक होगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना कि जब भी कभी कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोन में जाता है तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स कोएफिशिएंट है वो वीक होगा, और जब फोर्स कोएफिशिएंट वीक हो तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आल्सो वीक। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कार्बनिक कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो होगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी
इंक्रीज होगी। अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पर भी क्या होगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड रिंग में प्रेजेंस है तो जितनी स्मॉल रिंग होगी उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है इनके बीच में जो एस करेक्टर है वो इंक्रीज होगा, और जब एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो आज हमने बात की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। थैंक यू सो मच।